हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 70th पीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस का बहुत करीब आ गया है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे पीवाईक्यू के। ये एक सीरीज ही मैं बना दूंगा जिसमें आपको जितने भी पीवाईक्यू है सबका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस क्वेश्चन को लेकर कैसे आप ढांचा तैयार करेंगे ताकि उस पर आप कंसोलिडेट करके 10-15 मिनट लिख सकें। 38 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो आप 2 से 3 मिनट तक आप अपना सेंटेंस का ढांचा बनाएं, जिसे कह सकते हैं फ्रेमवर्क बनाएं, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को अप्रोच करके लिखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी टाइम बचता है। तो देखिए कि कैसे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको ये बनाना है, अप्रोच क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है कि डिस्कस करना है आपको प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर कंट्री। मतलब इंडिया की बात की जा रही है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बताना है, एंड आपको ये भी बताना है। तो एक तो डायमेंशन ये हो गया कि आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के जो है एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उनके प्रॉब्लम बताने हैं। दूसरा, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा डायमेंशन कहता है कि व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट। तो ये छोटा सा आप कह सकते हैं कि 50 से 60 वर्ड में इसको आप ये लिख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टोलरेटेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये आप पेरिस वाला एग्जांपल देके इसको लिख सकते हैं। तो पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था COP15 वाला। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ढांचा बनाना है और ढांचे में क्या क्या होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ढांचे में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखेंगे, एक ब्रीफ आप सोच लीजिए। कि जैसे मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं इसमें लिखूँगा इंट्रो में अबाउट टाइप्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को मेंशन करके, और मैं इसको एक छोटा सा इंट्रो बना लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि कैसे एडवांटेज होगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का कन्वेंशनल पर। तक छोटा सा आप बना सकते हो, मैं दिखाऊंगा कैसे किया है। तो इंट्रो आप बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जो जो डायमेंशन है उसको ऐसे लिख लीजिए कि मुझे अब प्रॉब्लम्स दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। प्रॉब्लम्स में मैं देखूँगा कि भाई कॉस्टली अफेयर है ना, है ही, क्योंकि अभी भी इसको इनपुट में काफ़ी खर्चा लगाना पड़ता है, तब जाके ये विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा जैसे इनकन्सिस्टेंसी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैक ऑफ विंड है, हर जगह नहीं है, सारे जगह विंड थोड़ी है, खाली पेनिनसुलर इंडिया जो ये वाला रीजन वहाँ पे है। इसके अलावा सोलर में कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि रूफ टॉप रेजिस्टेंस लोग करते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस है, मतलब छतों पे नहीं लगाना चाहते लोग, उसको बहुत अलग अलग तरीके के रेवेन्यू से देखते हैं। कोई तो सोचता है कि इस पे 2 तल्ला बना लूँगा, 4 तल्ला बना लूँगा, तो रूफ टॉप पे अगर सोलर लगा दिया तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी का इशू है, जिसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाया, भी दिखा दूंगा। इसके अलावा फोटोवोल्टाइक सेल का जो है चाइना पे डिपेंडेंस, बैटरी का भी जो आइटम है अर्जेंटीना जैसे लिथियम आयन बैटरी के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट में मैंने डिफिनीशन के बारे में सोचा था कि ट्रेडेबल है एक तो, और ये प्रमोट करता है ग्रीन एडॉप्शन को। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, आप ढांचा बनाइए, पहले 2-3 मिनट लगाइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कहता है कि ग्लोबल, अच्छा, फिर हाँ, इसके बाद अगला डायमेंशन क्या था, अगला डायमेंशन था कि भाई कैसे कितना ग्लोबल वार्मिंग जो है टोलरेट कर सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेशन के लिए। तो इसमें मैं पेरिस एग्रीमेंट का जो चीज़ था, जैसे कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक हम टोलरेट कर सकते हैं। 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया तब तो खतरा ही हो जाएगा। इसमें जीएचजी बताऊंगा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस बता दूंगा। ये हो गया मेरा ढांचा तैयार। कंक्लूजन में बना लेंगे हम, उस समय बन जाएगा। जब आप इतना लिखोगे ना तो कंक्लूजन अपने आप ही उन्हीं में से, जो आपने लिखा है इन्हीं में से तो कंक्लूजन उठा के डालना होता है। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो ये आप फ्रेमवर्क बनाएं, इसमें 2 से 3 मिनट लग सकता है। ठीक है, 2 से 3 मिनट, कई बार 3.5 मिनट भी लग सकता है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको सोच के इसको बनाना होता है। तो लगे इतना टाइम लगाइए, क्योंकि आपके पास 20 मिनट है, 20 से 21 मिनट मान सकते हैं 38 नंबर के सवाल को लिखने के लिए। तो अगर आप 2-3 मिनट यहाँ लगा भी देंगे तो इसके बाद तो इस पर बस लिखना ही तो है, मतलब इस पर फिर इसके बाद टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो जो जो मैंने डायमेंशन बनाया था उस पर ये आंसर ऐसे आप लिखना है, आपको भी सेम ही फॉलो कर सकते हो। देखो, तो मैंने इंट्रो में क्या बोला था कि मैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही इंट्रो लिखा है, दैट एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आपका कन्वेंशनल है,
जो कि फोजिल फ्यूल बेस्ड होता है, एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास बेस्ड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब आप कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इतना ही लिखा मैंने, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें चेपने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस मैंने दिखा दिए यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये फ्लो चार्ट से मैंने दिखाया क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पूछा है, क्योंकि हमें तो पूछा है प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना है कि एडवांटेजेस हैं इसके, फिर प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो एडवांटेजेस मैंने क्या क्या लिखा कि भाई ये एक तो देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, पहला एडवांटेजेस देखेंगे तो इसमें रिन्यूएबल नेचर का है, तो रिन्यूएबल नेचर का है, वेयर एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है नॉन रिन्यूएबल का होता है या फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको, और इट टेक्स मेनी ईयर्स टू गेट रिन्यू। तो ये यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा इसमें जो फ्लो चार्ट में मैंने मेंशन किया वो है लेस या फिर नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। हम बात कर रहे हैं क्या एडवांटेजेस के बारे में नॉन कन्वेंशनल का, तो हाँ ठीक है, नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर बहुत कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, अगर टेक्निकली सपोर्ट किया जाए। यहाँ पे कंडीशनल है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे नहीं होता है, ये महंगा होता है, लेकिन टेक्निकली सपोर्टेड है, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स टू कम्युनिटी एज ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी लेस। ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट करता है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हेल्थ बेनिफिट है। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, उस समय इंस्टेंट दिमाग में आया कि आप भी मेंशन कीजिएगा इसको। इसमें कहता है कि इट लेड टू एनर्जी डेमोक्रेटाइजेशन। ये अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि बंदा क्या है, सोलर पैनल तो कहीं भी लगाया जा सकता है, तो कोई भी बंदा एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एनर्जी को डिम 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 कह सकते हैं कि इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो लेड टू एनर्जी डेमोक्रेटाइजेशन इन एज एनीबडी कैन जनरेट एनर्जी। तो एक अच्छा सा यहाँ पे आपको जो है ओवरव्यू मिल गया एग्जामिनर को, ठीक है। अब हम आ जाएंगे जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन था उस पर इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे इंट्रो एडवांटेजेस दिखा दिया तो कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हाँ भाई ठीक है, बंदे को जानकारी है कि मतलब ये दिक्कतें हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेंगे। डिस्पाइट ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स लिखा है मैंने विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कैन एक्रू टू द नेशन, इट सफ़र्स फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स आर मेंशन बिलो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया पहला प्रॉब्लम इकोनॉमिक वाइबिलिटी की, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है इट इज़ कॉस्टली अफेयर, क्योंकि सेटिंग अप सोलर और विंड प्लांट नीड्स लॉट ऑफ मनी विच इन टर्न रेजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो होता ही है, आप ख़रीदने जाओ सोलर पैनल वो भी महंगा मिलेगा, विंड एनर्जी लगाने जाओगे तब तो आपका मतलब सपोर्ट ना हो तब तो बिक ही जाओगे, और इतना पैसा आप लगा दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया ना, तो उसके दाम काफ़ी महंगे हो जाते हैं। इनकन्सिस्टेंसी इन इनपुट, अब देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि सोलर है, विंड है, तो उसका इनपुट क्या है, सनलाइट, ठीक है, विंड। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल नीड्स ब्राइट सनलाइट थ्रू आउट द डे to generate good amount of energy. There are inconsistency in sunlight, there are नहीं होगा, there is होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। विंड एनर्जी टू गेट्स अफेक्टेड ड्यूरिंग लल पीरियड। लल पीरियड क्या होता है, जब विंड बहती ही नहीं है। मोर ओवर विंड एनर्जी इज ऑल्सो जियोग्राफिकली लिमिटेड टू साउदर्न पेनिनसुलर कोस्टल रीजन। है ही, उधर ही कर सकते हैं। विंड एनर्जी बिहार में लगाओगे क्या, नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है, हवा उस तरीके की थोड़ी आती है। दूसरा है लैक ऑफ इंडिजिनसली प्रोड्यूस इनपुट्स फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी के लिए हमें चाहिए फोटोवोल्टाइक सेल, वो हम चाइना पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम उसका। बैटरी जैसे है लिथियम आयन वाली, तो लिथियम हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, हम अर्जेंटीना जैसे देश पे डिपेंडेंट हैं। इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज इनपुट्स विच हिंडर इट्स ग्रोथ, इट इज़ ऑल्सो नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट जो प्रॉब्लम वाला लिखा मैंने, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको आप स्मार्ट ग्रिड में स्टोर करोगे, और स्मार्ट ग्रिड हमारे पास जो बने हैं वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से बने हैं, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया दैट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नीड्स स्मार्ट ग्रिड्स, दीज एनर्जी नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड टू ग्रिड्स विच आर capable of storing non-conventional sources of energy. Most of the grids in India are based on the conventional source of energy.
इसके अलावा कम्युनिटी रेजिस्टेंस, जो मैंने कहा था ना कि भाई जो छत है आपको, तो देखो मैंने यहाँ पे कितना अच्छा लिखा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीपल कंसीडर देयर रूफ्स एज एवेन्यू फॉर लीजर। लोग बैठते हैं वहाँ पे छत पे, है ना, तो क्यों भाई सोलर पैनल क्यों लगाया, इंजॉय करेंगे छत का। एंड ए प्लेस वेयर स्मॉल फंक्शंस कैन बी ऑर्गेनाइज, इवन शादियाँ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं छतों पे। तो सम कंसीडर्स इट फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शंस, हेंस रूफ टॉप सोलर जो है पैनल्स सफ़र फ्रॉम वेरी लो एडॉप्शन रेट इवन इन फील्ड्स। अगर खेतों की बात करें, टू these activities are restricted by owners as they utilize most of the lands for crop कल्टीवेशन। तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स में जैसे कि बायोमास का है, तो इसमें मेनली जो प्रॉब्लम है वो पॉल्यूशन का है। जैसे आप घरों में भी अगर गोबर का कोई गोईठी जला के खाना बनाओगे तो आपका जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एनर्जी बेस्ड ऑन बायोमास कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स एज इट इज़ नॉट ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आ गया दूसरा पोर्शन, जो मैंने कहा था कि कार्बन क्रेडिट को हम लिखेंगे। तो कार्बन क्रेडिट पूछा है, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, इतना ही पूछा है, तो इतना ही लिखेंगे भी, ठीक है। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट क्या है, तो कार्बन क्रेडिट इज अ क्रेडिट अवेलेबल टू दोज फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब इंडस्ट्रीज यहाँ पे, विच एडॉप्ट ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट टू द pollutive industries so that they can get motivated to adopt clean or less polluting method of energy utilization. कार्बन क्रेडिट इज ट्रेडेबल इन मार्केट, ट्रेडेबल है मार्केट में, इसको खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये कार्बन क्रेडिट के बारे में इतना लिख दोगे बहुत है। अब अगला जो डायमेंशन है क्वेश्चन का, जो डिमांड है, उसमें पूछा गया था कि कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग कितना टोलरेटेड है। तो मैंने एग्जैक्टली वही मेंशन किया, तो एग्जामिनर खट से यहाँ पे कोरिलेट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग कैन बी टोलरेटेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए, इन द रस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने क्या लिखा है, इन द रस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ misutilized the natural resources. They have ignored the ill effects of misutilization of fossil fuels as source of energy. This led to global warming. अब थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग आ गया पिक्चर में, तो ग्लोबल वार्मिंग को बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपली सेड द राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोस्फियर। सिंपल है, टॉप इमीटर्स आर यूएसए एंड चाइना, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब आता है नीड टू बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कैसे बैलेंस करना है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शैल गो हैंड इन हैंड विथ सस्टेनेबिलिटी। नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड शैल अडॉप्ट क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी एक्सेट्रा ड्यूरिंग। अब मैंने बताया कि देखो कितना टोलरेबल बोला है ना, तो मैं टोलरेबल कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा ना। तो देखो मैंने लिखा, ड्यूरिंग COP15 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड एग्रीड टू लिमिट, ये लिमिट है, द ग्लोबल वार्मिंग या फिर टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस टिल द ईयर 2100 एट टेम्परेचर लेवल ऑफ प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के लेवल से मैक्सिमम 2% डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वैसे तो टारगेट 1.5 का होना चाहिए। एनीथिंग अबव इट, अब देखो यहाँ पे बता भी दिया कि उसके प्रॉब्लम क्या होगा। एनीथिंग अबव इट कैन क्रिएट हैवोक इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या हैवोक हो सकता है। सी लेवल राइज हो सकता है विच कैन इनंडेट ह्यूज चंक ऑफ कोस्टल एरिया, जैसे कि बांग्लादेश, यहाँ पे एग्जांपल में लिख दे सकता था, बांग्लादेश यहाँ भूल गया मैं, ठीक है। सी लेवल राइज होगा तो बहुत सारा कोस्टल एरिया जो डूबेगा। पोलर आइस कैप ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन आएगा खूब ज़्यादा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, फूड स्कार्सिटी हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी को असर करेगा ये। तो ये सब लिख दिया। In view of the above, nations across the world, including India, decided to adopt nationally determined targets, या फिर goals जिसे कहते हैं, nationally determined targets टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। इंडिया सेट, अब देखो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहाँ लिखना है, कौन सा एग्जाम्पल कब लिखना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इंडिया सेट्स 2070 एज ए टारगेट टू बिकम नेट जीरो इमीटर। नॉन सीरियस कंट्रीज, यहाँ पर थोड़ा रीसेंट ट्रेंड भी दिखा दिया। यूएसए ने जैसे अभी विड्रॉ कर लिया कॉप पेरिस एग्रीमेंट से। सो रिसेंट विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट कैन कॉज सीवियर रेमिफिकेशन इन दिस एफर्ट। यूएसए कंसिडर्ड इट एज ए हॉक्स कॉल। यूएसए मानता है कि जितना भी ये हंगामा उठा है कि क्लाइमेट चेंज ये हॉक्स कॉल है, ग्लोबल वार्मिंग सब हॉक्स कॉल है, मतलब कि झूठ मूठ का हो हल्ला है। द लार्जेस्ट इमीटर,
मैंने यहाँ पे यूएसए के बारे में बताया, अगेन गोइंग टू अडॉप्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई अडॉप्टिंग न्यू एनर्जी पॉलिसी, न्यू एनर्जी पॉलिसी एंड स्लोगन ड्रिल बेबी ड्रिल। ये मैंने कहाँ सुना था, जब ये भाषण दिया था ना इन्होंने कि वी विल फोकस ऑन ड्रिल बेबी ड्रिल, पूरा ड्रिल करेंगे, नेचुरल जो अपना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को निकाल लेंगे, सेल ऑयल वगैरह को। तो मैंने लिख दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, ड्रिल बेबी ड्रिल। एज आवर मदर, अब मैंने कंक्लूजन छोटा सा ही लिखा है यहाँ पे, एज आवर मदर अर्थ प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, वी द पीपुल ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा है, पीपुल ऑफ वर्ल्ड शैल थिंक पॉजिटिवली अबाउट आवर मदर अर्थ, इट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शैल स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ COP15 द पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया। तो एक ठीक ठाक मान रहा हूँ, आप बताइए कमेंट करके कि कैसा आंसर हो सकता है, ये क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।